स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पहला, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो कि पॉलिटिकल साइंस की सेकंड किताब का पहला चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसमें हम समझने वाले हैं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और जब दो भागों में बट गया था भारत और पाकिस्तान, इसके बाद जो भारत को राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था कि एक नए राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, उनकी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको पूरा कर सकें। तो भारत को राष्ट्र निर्माण की चुनौती का सामना करना पड़ा था, उन्हें एक नए राष्ट्र का निर्माण करना था। तो आज़ादी के बाद भारत को जो कि नए राष्ट्र का निर्माण करना था, तो उनके लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आज़ादी के पहले जो हमारा भारत देश था, तो आज़ादी के पहले जो हमारा भारत देश जो कि विभाजन से पहले था, जो कि उसमें कई सारे राज्य हुआ करते थे, एक भारत देश था, कई सारे रजवाड़े हुआ करते थे। तो उस समय जो कि भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, इन्हें जो कि भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसमें कई सारे जो कि रजवाड़े हुआ करते थे, उन सबको जोड़ने का जो कार्य किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे रजवाड़ों को जोड़कर इकट्ठा किया था, मतलब सारे देशों को जोड़कर, जैसे कि जम्मू कश्मीर, तो इन सारे देशों को जोड़कर उन्हें एक आज़ाद किया था। क्योंकि जो भारत का विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर इसका विभाजन हुआ था। तो इस विभाजन के पीछे जो कि अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था कि भारत को जो कि पाकिस्तान की अलग मांग करना हुआ था। तो उस समय जो कि मुस्लिम लीग की तरफ से जो कि मोहम्मद जिन्ना हुआ करती थी उस समय, जिन्होंने कि पाकिस्तान की मांग की थी, जिस कारण भारत देश जो कि विभाजित हो गया था। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। अब भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट, भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट जो कि टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इसके बारे में समझने वाले हैं। तो जैसे कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा को संबोधित करते हुए यह भाषण दिया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया था कि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए, हमारे जो लोकतंत्र को बना सके, लोकतंत्र को मतलब बदल सके, क्योंकि लोगों को ऐसा शासन चाहिए था जो लोगों द्वारा चुना जा सके। तो उसमें विशेष दो बातें कही गई थी, दो बातों पर सभी की सहमति थी। पहली बात जो कि देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए, लोग चाहते थे कि जो शासन हो लोगों के द्वारा चलाया जाए। दूसरी शर्त यह थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करे, ना कि किसी एक के लिए। तो जो इस चैप्टर का जो टॉपिक है, संसद में जो कि दो बातें स्पष्ट रूप से रखी गई थी कि सरकार सबके लिए भला करे, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए भला करे। तो इसलिए उन्होंने दो बातें प्रमुख रखी थी। जैसे कि जब भारत का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, तो भारत में तहस नहस मच गया था, अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान में थे तो कुछ लोग हिंदुस्तान में। तो जो हिंदुस्तान में मुस्लिम थे तो उन्हें पाकिस्तान जाना था, जिस कारण जो कि एक तरीके से देश का बंटवारा हुआ था। तो देश का जब बंटवारा हुआ तो काफ़ी भगदड़ मच गई थी। तो भारत के सामने आज़ादी के बाद दो चुनौती सामने आई थी कि भारत राष्ट्र निर्माण कैसे करे। तो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती थी, 3 चुनौतियाँ आई थी कि पहले तो एकता के सूत्र में बांधने की। तो एकता के सूत्र में बांधने की प्रमुख चुनौती यह थी कि भारत को एकता के सूत्र में कैसे बांधे। कई सारे जो कि अल्पसंख्यक लोग हुआ करते थे, तो वे अपने घर परिवार से बिछड़ गए थे, तो उनको कैसे एकता में लाया जाए। तो वह सबको पहली चुनौती एकता के सूत्र में बांधने की थी। तो भारत को एकता के सूत्र में बांधना था, तो कई सारे जो अलग अलग राज्य हुआ करते थे, देश हुआ करते थे, उन सबको एकत्रित करना था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सब का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो कई सारे ऐसे राज्यों को एवं देशों को एकत्रित किया। दूसरा जो कि लोकतंत्र की स्थापित करना, दूसरी चुनौती थी आज़ादी के बाद लोकतंत्र स्थापित करने की। तो लोकतंत्र स्थापित करने की जो चुनौती हुआ करती थी कि एक ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए जो लोगों के हित के लिए कार्य करे और लोगों के लिए भलाई का कार्य करे। तो एक ऐसा शासन होना चाहिए जिसके माध्यम से देश जो कि चल सके। तो प्रमुख चुनौतियाँ आई थी, सबसे पहले एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती आई थी भारत के सामने। दूसरी चुनौती लोकतंत्र की स्थापना करना। तो और तीसरी चुनौती की बात की जाए तो समानता पर आधारित विकास करना, मतलब सब लोगों का उसमें विकास होगा, इस समानता के आधार पर विकास करना, इसमें हर लोगों का विकास हो सके, ना कि किसी एक वर्ग का। तो भारत के सामने आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद 3 चुनौतियाँ आई। सबसे पहले एकता में सूत्र के बांधने की, दूसरा जो कि लोकतंत्र स्थापित करने की, और तीसरी चुनौती समानता पर आधारित विकास करना। तो जो 3 चुनौतियाँ आई थी जो भारत के सामने आई थी, जिसके कारण भारत देश को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, अपने लोगों को भी व्यवस्थित तरीके से रखना पड़ता था।
तो जो 3 चुनौतियाँ आई थी तो भारत के सामने। ठीक है, अगला टॉपिक है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है? मतलब दो सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम नामक भारत 2 कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। अब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का मतलब यह है कि 2 राष्ट्र, एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र, जैसे कि ये भारत हो गया और पाकिस्तान, तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत हो गया। अब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कौन लाया था? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की थी धर्म के आधार पर। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो कि भारत को कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का भी विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी थी ना जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की। तो इस प्रकार से जो कि भारत का विभाजन हो गया था। कई सारे दंगे फसाद भी हुए, लेकिन आखिरकार भारत का जो विभाजन हो गया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत 2 भागों में बढ़ गया। अब विभाजन की प्रक्रिया क्या रही है कि विभाजन कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या रही है? तो जिस विभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे अब भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पहले जो भारत था उसे इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसको भारत और पाकिस्तान के 2 देशों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा, धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया गया था। अब जो धार्मिक बहुसंख्यक लोग क्या कहते हैं, धार्मिकता के आधार पर उन्हें मतलब उसे मुसलमान बहुसंख्यक और वह इलाके पाकिस्तान भूभाग से होंगे और विशेष हिस्से भारत कहलाएंगे। तो मतलब जो पाकिस्तान का वो अलग हिस्सा होगा, भारत का अलग हिस्सा होगा। जो देश पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तान कहलाएंगे, जो भारत में होंगे तो भारत देश कहलाएंगे। अब विभाजन से पहले का जो भारत हुआ करता था, जैसे कि कई सारे कुछ ऐसे राज्य थे जो पाकिस्तान में चले गए थे और कुछ ऐसे राज्य जो कि भारत में आ गए थे और कुछ ऐसे भी राज्य थे जो कि अलग रह गई थी, खुली स्वतंत्रता थी उन्हें रहने की। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर, तो वो भी एक अलग राज्य था, तब स्वतंत्र था अपने आप में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उसको काफ़ी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि आदेश दिया था वल्लभ भाई पटेल को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो उन्हें एकत्रित करें भारत में मिलाए, तो उनको भी काफ़ी प्रयास किया था। लेकिन वह देश जो कि स्वतंत्र रह गया था, ना वो पाकिस्तान में आया था ना ही जो कि हिंदुस्तान में गया था, वह देश जो कि स्वतंत्र रह गया था। तो इसमें यह है कि भारत में अलग अलग रजवाड़ों को एक साथ लाने का कार्य जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब मुस्लिम बहु हर इलाके पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्ध सहमति गांधी के रूप में थी कि वे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की एकदम खिलाफ थे। गांधी जी क्या थे जो कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत थे, 2 देश थे, तो उनके खिलाफ थे। गांधी जी चाहते थे कि 2 राष्ट्र नहीं बल्कि एक ही राष्ट्र हो, एक ही भारत हो, उसमें हिंदू भी रहे और मुसलमान भी रहे। लेकिन मुसलमानी भाइयों को ऐसा मतलब हिंदुस्तान में रहना अच्छा नहीं था, उन्हें अलग पाकिस्तान की उनको उनकी मांग थी कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। इस प्रकार से जो कि भारत देश का जो कि बंटवारा हो गया था। पंजाब और बंगाल का भी विभाजन धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर किया गया था। तो धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर जो कि पंजाब का भी विभाजन किया गया था। और तो पंजाब और बंगाल का भी विभाजन जो कि धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर किया गया था कि वहाँ पर कितने लोग जो कि वहाँ पर हिंदू हैं, कितने लोग कुछ अलग धर्म की है, तो उस आधार पर जो कि पंजाब बंगाल का विभाजन भी किया गया था। तो जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उन्होंने जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी, जिसके कारण जो कि भारत को विभाजन करना पड़ा था, नहीं तो ये नहीं होता। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई सारे ऐसे नेता थे उनके साथ मिल गए थे कि अलग पाकिस्तान की मांग करें। तो कुछ लोग हिंदू ऐसे हुआ करते थे जो चाहते थे कि बंटवारा ना हो, जिसके कारण काफ़ी लोगों में काफ़ी परेशानियां भी देखने को मिली हैं। वहाँ जब देश बट गया तो कई सारे लोग जो कि पिछड़े वर्ग के जाति वर्ग के लोग भी रह गए, कुछ लोगों का परिवार हो गया, तो कई सारा कुछ खोना पड़ा भारत विभाजन की बात। लेकिन एकदम से धीरे धीरे जो कि सामने आने लगा था। अब विभाजन से होने वाली जो कि सबसे कठिनाइयाँ समस्या अल्पसंख्यक की थी। मतलब जब भारत विभाजन हुआ था तो सबसे पहले जो कठिनाइयाँ थी जो कि अल्पसंख्यकों की थी, क्योंकि इन्हें सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, तो इनके इलाके अब पाकिस्तान में है, वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम और आबादी थी। तो मतलब जो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई लोग हुआ करती थी, तो अल्पसंख्यक लोग हुआ करती थी, ना ये पाकिस्तान में गई थी और ना ही हिंदुस्तान में मिली थी। तो इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती थी। भारत को एक चुनौती का सामना करना पड़ा था कि इनकी भी व्यवस्था हो जाए रहने के लिए, खाने पीने के लिए। तो कई सारे दंगे फसाद हुए और कई सारे लोग अल्पसंख्यक लोग भी रह गए। तब जाके भारत का जो विभाजन हुआ और इस विभाजन
के बाद ही जो कि भारत और पाकिस्तान दो भागों में बट गया, और जो कि भारत देश द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कहलाया, भारत और पाकिस्तान। तो कुछ ऐसे मुसलमान थे जिनके कारण भारत से जो कि विभाजन करना पड़ा, और कई सारे लोगों को मुसीबतों का सामना भी उठाना पड़ा आज़ादी के बाद, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रह गए थे अल्पसंख्यक वर्ग, जो कि उनके लिए ना तो पाकिस्तान में जा सकते थे और ना ही जो कि हिंदुस्तान में आ सकते। तो उनकी जो चुनौती थी कि उन्हें एक व्यवस्थित तरीके से एक रहवास की आवश्यकता हुआ करती थी। तो भारत ने इसका चुनौती का जो कि अच्छे से पालन किया, उन्हें एक रहवास दिया अल्पसंख्यकों के लिए। अब विभाजन के परिणाम क्या रहे? जब भारत विभाजन हुआ तो उसके बाद क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा? तो लोगों की विस्थापना। अब लोगों की विस्थापना का मतलब क्या होता है? विस्थापन कि लोगों को स्थापित करना किसी एक जगह, विस्थापन, उसकी रहने की आवश्यकता करना। दूसरा, धर्म के नाम पर मारपीट। तो उस समय धर्म के नाम पर मारपीट काफ़ी हुई थी। धर्म के नाम पर कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उसमें भी काफ़ी मारपीट हुई थी। तो इस प्रकार से जो कि लोगों का विस्थापन करना, धर्म के नाम पर मारपीट करना, जो विभाजन के परिणाम बने कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है कि मुस्लिम लीग अलग थे, इस कारण काफ़ी दंगे हुए। तीसरा, लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। अब लोगों को जो कि शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, तो शरणार्थी शिविर का मतलब है कि जो जहाँ पर जो शरणार्थी व्यक्ति हुआ करते थे उनके साथ रहना पड़ा। महिलाओं के साथ ज़बरदस्त शादी की गई। अब जो कि महिलाएं थी उनके साथ ज़बरदस्ती जो कि शादी की गई थी, क्योंकि अब जो भारत देश बढ़ गया था तो कुछ महिलाएं पाकिस्तान में तो कुछ हिंदुस्तान में रह गई थी। पाँचवा, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। अब इस विभाजन का जो परिणाम रहा है कि कई सारे जो बच्चे थे अपने माता पिता से बिछड़ गए थे, कई लोग मर गए थे। तो विभाजन का इतना भयानक जो कि परिणाम देखने को मिला है कि हम कह नहीं सकते। छठवां, जो कि वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइफराइड और मुस्लिम के बाद यंत्रों का तक का बंटवारा हो गया था। अब और जो कि विभाजन के बाद क्या हुआ था, हर चीज़ का, टेबल टेनिस, कुर्सी, टाइफाइड, हर चीज़ का जो कि बंटवारा हो गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। सातवां, जो कि सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब जो कि सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे उनका भी बंटवारा हो गया था। नौवां, 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पर पार जाना पड़ा था। अब जो 80 लाख लोग हुआ करते थे तो बाहर से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा था 80 लाख लोगों को। 10वां, विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब क्या था, विभाजन हुआ था, उसके परिणाम के अंतर्गत लोगों ने कम से कम कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी जान गंवाई थी। क्या मतलब, इतना भयानक परिणाम देखने को मिला था भारत विभाजन का कि उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली पार्ट में।